टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। નમસ્કાર, વ્યક્તિ વિશેષ સાથે હું છું જીગર। આજે વાત કરવી છે દેશના રક્ષકોની, દેશની સરહદોની રક્ષા કરનારા જવાનોની। અને ઇન્ડિયન આર્મી એટલે કે એનું સૂત્ર છે સેવા પરમો ધર્મ। એટલે જ્યારે આ શક્તિના દમ પર સરહદ પર આપણા જવાનો જ્યારે દેશની રક્ષા કરતા હોય ત્યારે એટલા જ માટે આપણે પણ ઘરે સુરક્ષિત હોઈએ છીએ। એટલા જ માટે આજની આ ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાયા છે ઇન્ડિયન આર્મીના રિટાયર્ડ કર્નલ દીપક ખુરાના સર। એમની સાથે વાતચીત કરીશું સરહદ પર જવાનો કેવી રીતે આપણા દેશની રક્ષા કરે છે તેની વાત કરીશું, તેમના અનુભવ વિશે જાણીશું, એમણે એમના કાર્યકાળ દરમિયાન કેવા કેવા પડકારોનો સામનો કર્યો એ એમની પાસેથી જાણીશું। સર, आपનું स्वागत है। और सबसे पहला ये सवाल, जब ये नाम के आगे मतलब दीपक खुराना के आगे जब रिटायर्ड कर्नल दीपक खुराना लगता है, परिवार के लिए आपके लिए कितनी बड़ी बात है? सबसे पहले सभी दर्शकों को जय हिंद, जय भारत। जहाँ तक नाम के सम्मान की बात है तो ये इंडियन आर्मी में जो भी सिपाही हो, जेसीओ हो, ऑफिसर हो, जब वो किसी रैंक से रिटायर होता है तो यह रैंक ऐसी अनुभूति देता है कि रैंक ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी ये हमेशा उसके नाम के साथ रहेगा। वो आदमी जिंदा है और मरने के बाद भी, मरणोपरांत भी उसके नाम के आगे रिटायर लग जाएगा, बट रैंक उसके साथ चलेगा। तो एक ऐसी अनुभूति है जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहती है। और फ़ौज में रैंक मिलना सिर्फ शोल्डर पे स्टार्स पहनना नहीं है, इसके साथ आपको गर्व अनुभव होता है, बट एक साथ में गहरी जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। आप सरहद पे खड़े हैं, आप देश के सैनिक हैं, तो देश के पूरे नागरिक आपके भरोसे चैन की नींद सो रहे हैं। तो रैंक तो बहुत सम्मान की बात है, इसके पीछे काफ़ी संघर्ष, त्याग, परिवार से सेपरेशन, कठिन ट्रेनिंग और देश के प्रति समर्पण की भावना के बाद ये कहीं रैंक जाके मिलता है। इसलिए मैंने कहा ये ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी चलता है। बिल्कुल, लेकिन आपने एक बात की बीच में कि चैन की नींद हम लोग ले सकते हैं, लेकिन आपकी नींद तो आराम हो जाती है जब दुश्मन सामने होता है। किस तरह की सिचुएशन उस टाइम होती है जैसे दुश्मन सामने है और आपको टारगेट को सिलेक्ट करके उसको ख़त्म भी करना है और अपनी रक्षा भी करनी है? ऐसे माहौल में किस तरह का आप प्लानिंग करते हैं? ऐसी सिचुएशन में कैसे इस चीज़ को आप सरलता से उसको वापस करके और अपनी भी रक्षा करते हैं और साथ ही जो लोग हैं उनकी भी रक्षा करते हैं? देखिए, जिससे आपने बहुत सही सवाल पूछा। जब हमें कोई ऐसा टारगेट मिलता है, हमें किसी दुश्मन को न्यूट्रलाइज़ करना है या किसी पड़ोसी या हमने एनिमी कंट्री पे अटैक करना है, तो ऐसा नहीं है कि आज तुरंत आपको कोई आदेश आ गया और आप चलिए और अटैक करना शुरू कर दिए। इसके पीछे बहुत सारी प्लानिंग होती है, ठंडे दिमाग से रणनीति बनाई जाती है, सटीक इंटेलिजेंस होती है, काफ़ी सारे इंटीग्रेटिंग एजेंसीज हैं वो हमको इनपुट देती हैं। फिर हमारे जो प्रीवियस एक्सपीरियंस हैं उनको और एक्सप्लोर किया जाता है कि उनसे हमने क्या लेसन लर्न किए, सो दैट वो गलतियाँ अगर हमने कुछ की हैं वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो नेशनल लीडरशिप है उसका विज़न क्या है इस ऑपरेशन के पीछे, वो बहुत मायने रखता है। किस डिग्री तक हमने जाके अटैक करना है या अगर सिर्फ टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज़ करना है तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट अगर हम किसी एनिमी कंट्री पे अटैक कर रहे हैं तो इसके पीछे बहुत कुछ प्लानिंग होती है, लॉजिस्टिक प्लानिंग होती है, आपके पास इनपुट होना चाहिए, आपके पीछे नेशनल लीडर का सपोर्ट होना चाहिए, उनकी जो उनके विज़न है वो आपको पता होना चाहिए। इस तरह से प्लानिंग तो होती है। और साथ में फ़ौज के एक सबसे अच्छी सिखलाई है कि फ़ौज नेवर लीव्स सोल्जर्स बिहाइंड। जैसे आपने देखा होगा अभी जो रिसेंटली जो युद्ध हुआ है उसमें अमेरिका का एक F-15 जो पायलट था वो ईरान में वादियों में पहाड़ियों में कहीं गिर गया था। उसके लिए अमेरिकन कंट्रीज़ ने, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ने पूरी जान लगा दी, पूरे देश की फ़ौज लगा दी और उसको किसी एक टेक्नोलॉजी की मदद से, जिसको घोस्ट मूवमेंट बोलते हैं, उसके हार्ट बीट सुन के उसको वहाँ से निकाल के ले आए। और जो ऐसी सेम यही इंडिया फ़ौज में भी यही होता है। जब हमारे जो विंग कमांडर अभिनंदन, बिल्कुल, जब वो इजेक्ट होके पाकिस्तान में गिरे थे, वहाँ पे उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन क्योंकि इंडिया ने ऐसी डिप्लोमेसी खेली, ऐसे डिप्लोमेटिक एक्शन लिए कि पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा और उनको सही सलामत वापस करना पड़ा। उसके लिए हम एज आम नागरिक या हमें पता है हम बीइंग फौजी की किस लेवल तक डिप्लोमेसी या क्या रणनीति फॉलो की, बट आम नागरिक के लिए सोच पाना और समझ पाना बहुत मुश्किल है। बट
हमने वो किया और उनको वापस लेके सही सलामत लेके आए, ये अचीवमेंट था। तो हम सिखलाई में ये बताया जाता है कि कभी भी हम किसी सोल्जर को पीछे नहीं छोड़ेंगे। अगर चाहे वो ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग में कोई थक जाता है, दूसरा साथी बोलता है खड़े हो यार, अभी हम तेरे साथ हैं। कोई गिर जाता है, पूरा कोर्स उसको उठा के साथ लेकर चलता है। लड़ाई में किसी को गोली लगती है तो उसको हम छोड़ नहीं देते हैं, उसको हम साथ में, उसको हम इंश्योर करते हैं उसको प्रॉपर मेडिकल केयर मिले। लड़ाई साथ जारी रहेगी, लेकिन साथ में उसको हेल्थ को, उसको जिंदा रखने का, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देने का भी पूरा इंतजाम किया जाता है। और उसको हम चाहते हैं कि सही सलामत वापस लेके, जहाँ भी गए हैं उसे वापस लेके बेस तक लेके आएंगे और उसका ख्याल रखेंगे। बिल्कुल सर, ख्याल रखने की बात आई। आपने बोला कि कोई भी साथी अगर उसको कुछ भी होता है, पूरी टीम साथ में होती है। आपके कार्यकाल में कभी ऐसा बना कि आप बॉर्डर क्रॉस करके या आपके साथी कोई बॉर्डर क्रॉस करके दुश्मन के इलाके में चले गए, वहाँ उनको पता नहीं कि क्रॉस लाइन हमने अंधेरे में क्रॉस कर दी, या कोई भी कारण उसका हो सकता है, ऐसा कोई हुआ आपके कार्यकाल में और वापस वहाँ से उसको बैक करके यहाँ लाए हो? ऐसा कार्यकाल हुआ है जब मैं अपने आरआर टेन्योर, राष्ट्रीय राइफल टेन्योर के दौरान, जब मैं कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड था, वहाँ हम एलओसी पे थे। जो किशनगंगा रिवर है वह इंडिया पाकिस्तान के बीच में एलओसी है, और उसके पास ऐसी भी लोकेशन है जो हमारी एलओसी की फेंस के आगे भी हमें गार्ड करना पड़ता है, बिकॉज नो मैंस लैंड है। वहाँ अगर हम नहीं जाएंगे दुश्मन सेना आके बैठ जाएगी। तो कुछ दिनों के लिए मुझे उस पोस्ट पे भी रखा गया। वहाँ हम पाकिस्तानी सेना से आइबल टू आइबल कॉन्टैक्ट पे थे, हमारी पोस्ट भी थी, उनके सामने पोस्ट भी थी, और कहीं पे वो हमसे ऊपर थे, कहीं हम उनसे ऊपर थे। जो ऊपर होता है उसको एडवांटेज होता है फायरिंग करने का, एक्यूरेट निशान लेने का। तो वहाँ सिचुएशन ऐसी हुई थी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, मैं जगह का नाम नहीं लूँगा, पर वहाँ से हमारी पोस्ट के पास से ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान में प्रवेश किया था। और जो आप सभी जानते ही हैं कि क्या वहाँ पे हमने तांडव मचा के वापस आए थे, उसका हम सबको गर्व है। बट ऐसी सिचुएशन मेरे साथ नहीं हुई। हाँ, मेरी पोस्ट पे एक जवान को क्रॉस फायरिंग या सीज फायर वॉल्यूशन के दौरान गोली लगी थी। बिल्कुल, उसको हमने जल्द से जल्द, पहले तो हमने अपने हायर हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म किया, वहाँ से हमें सपोर्ट मिला, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिला, क्योंकि वो पोस्ट ऐसी थी कि वहाँ नॉर्मली चल के जाने में शायद वापस पहुँचने में 36 आवर्स लगते। वहाँ इमीडिएटली आर्मी ने एक हेप्टर सेवा भेजी, जिसमें उसको हम लेके हम उनको श्रीनगर बेस हॉस्पिटल तक ले जा पाए और उसको हम जिंदा बचा पाए। तो ऐसा हुआ है, बट ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि हम मतलब ऐसा कोई ऑपरेशन हम पाकिस्तान की बॉर्डर के अंदर घुस गए हों। बट यहाँ से हमने काफ़ी ऑपरेशंस किए हैं, टेररिस्ट आए हैं, हमने उनके साथ एनकाउंटर्स किए हैं, उनको न्यूट्रलाइज़ किया है, और क्रॉस फायर में, सीज फायर वॉल्यूशन में काफ़ी हमने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है। हाँ, ये बीइंग एन ऑफिसर, वहाँ पे सभी को जान खतरा था, और मेरी जवाबदारी थी कि मेरे जितने ट्रूप्स हैं मेरे अंडर में, वहाँ पे एक पोस्ट पे अगर 50 से 60 लोग हैं तो उनकी सबकी सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे पहले मेरी जवाबदारी थी। और ये भी था कि उनके लिए, पाकिस्तानी सेना के लिए, एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर को अगर वो नुकसान पहुँचा दे जी, तो उनके लिए तो एम अचीव्ड है। अपने आप ही सारी जनता का, जो सेना का मोरल डाउन हो जाएगा। तो अपनी सेफ्टी भी रखनी है, मोटिवेट भी रखना है अपनी टीम को, उनको ट्रेनिंग भी देनी है, उनको ऐसा सिखलाई भी देनी है कि जब मौका मिले तो एक गोली एक दुश्मन हासिल करना है और टारगेट को न्यूट्रलाइज करना है। सर, लेकिन दुश्मन डरते होंगे जरूर इंडियन आर्मी से, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तो ऐसा माहौल बन गया है कि दूर से भी देख ले भारतीय जवान को तो उनके पसीने छूट जाते हो। दुश्मन जरूर डरते हैं, बट हम कभी भी अपने दुश्मन को अपने से कम नहीं आंकते हैं। हमेशा हम चाहते हैं कि वो शेर है तो हम सवा शेर रहें। इसी तरह हमेशा फौज में ट्रेनिंग चलती रहती है, रिहर्सल चलती रहती है, और हमेशा को हम पिछली गलतियों से सीखते हैं और कुछ अच्छा करने का सोचते हैं कि हम इस बार क्या अच्छा करेंगे कि हम उनसे और बेटर रहें। और जैसे आपने बोला पसीने छूटें, तो पक्का पसीने छूटते ही हैं, और हमेशा यही भारतीय सेना का रहेगा आगे भी कि वो हमेशा दुश्मन सेना के पसीने छुड़ाएं। इसी में हमें गर्व मिलता है और हमारी जनता खुश होती है, हमारे देशवासी हम पे भरोसा करते हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी सुरक्षा के लिए, चले भले हमें अपनी जान की बाजी लगानी पड़े, बट देश को आँच नहीं आने देंगे। इस तरह से आपने परिस्थितियों का सामना किया, कुछ नया सीखा, जिससे आप अभी कह सकते हो कि भाई इंडियन आर्मी इतनी शक्तिशाली है। और मैंने खास करके मेरी अचीवमेंट ये रही जी, मेरी पोस्टिंग तो ऑलमोस्ट देश के सभी हिस्सों में रही है। बेसिकली जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं जैसे J&K, वहाँ पे मैं लगभग 26 महीने कुपवाड़ा ज़िले में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रह के आया हूँ। वहाँ लकीली मेरे साथ, मैं एक आर्मी एयर डिफेंस रेजिमेंट का ऑफिसर हूँ, बट क्रॉस अटैचमेंट में मेरी जो पोस्टिंग थी वो राष्ट्रीय राइफल में कुपवाड़ा में J&K में गोरखा ट्रुप्स के साथ थी, जो वन ऑफ द बेस्ट ट्रुप्स ऑफ इंडियन आर्मी। बहुत फरोशियस होते हैं और
वहाँ पे जब मेरी पोस्टिंग थी तो इनिशियली मेरी वो फर्स्ट पोस्टिंग थी, मैंने कभी बर्फीले इलाके में सर्व नहीं किया था। वहाँ 8-8, 10-10 फीट बर्फ़ गिर जाती है। आप रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो आपके दरवाजे के आगे, आपके बंकर के आगे 8-8, 10-10 फीट बर्फ़ होती है। तो ऐसी सिचुएशन में टेम्परेचर बहुत कम होता है। हम यहाँ बैठ के, अभी हम आज गुजरात में बैठे हैं, यहाँ जब 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर पहुँचता है तो लोग बोलते हैं ठंड बहुत है, शायद हड्डियाँ कड़कड़ा रही हैं। वहाँ हम रहते हैं -10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री तक माइनस में टेम्परेचर में चला जाता है। तब भी जवान इस कठिनाई में कभी शिकायत नहीं करता कि मैं ठंड से मुझे परेशानी हो रही है। हाँ, वहाँ वेदर बहुत एक्सट्रीम है, ऑक्सीजन कम है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, खाने पीने की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है बिकॉज रास्ते इतने सुगम नहीं हैं। विंटर्स में ही आप पूरा विंटर शुरू होने से पहले आप पूरा स्टॉकिंग सप्लाई कर लेंगे। कुछ फ्रोज़न फ्रूट होता है, कुछ विंटर स्टॉकिंग होती है जो टिंड फ्रूट होता है जिसको आप गर्म करके दोबारा खा सकते हैं। तो ऐसी जगह भी हैं जहाँ शायद 15-15 दिन, 1-1 महीने तक राशन की सप्लाई नहीं आएगी, सब्जियाँ फ्रेश नहीं आएंगी, दूध नहीं आएगा, उसकी स्टॉकिंग होती है। उस खाने को खा के, उस खाने में और फ्रेश खाने में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन उस खाने को खा के भी जवान कभी ऐसा नहीं बोलता है कि मैं तंग हूँ, उससे भी वो मोटिवेट रहता है, वो अपना कार्य को सही अंजाम देता है। मैं इस तरह J&K में मैंने सर्व किया है। वहाँ पे हमने कई बार पेट्रोलिंग में गए हैं, बिल्कुल लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है उसके एक्सट्रीम एंड तक गए हैं। कई बार ऐसे इनपुट्स हमें आए हैं कि आज शायद कोई टेररिस्ट आने वाला है, हम रात भर अम्बुश लगा के बैठे हैं। यू विल नॉट बिलीव, रात भर हम अगर अंधेरा होने से पहले पहुँच गए तो अगले दिन पूरा दिन भर वहाँ रहे हैं, ताकि हम थोड़ी अगर दिन में वापस आएंगे तो हम उनकी नज़रों में आ जाएंगे, हम मूव कर रहे हैं, वो हमें शायद फायर कर देंगे, हमारे ऊपर फायर कर देंगे। दिन में छुप के बैठे रहते हैं, रात को फिर पोजीशन लेके बैठते हैं कि शायद आज टेररिस्ट यहाँ से आएगा, क्योंकि इनपुट्स ऐसा आया है। कुछ इनपुट सही होते हैं, कुछ फेक भी निकलते हैं, लेकिन चांस तो लेना पड़ता है। तो ऐसे हम रात भर 2-2, 3-3 दिन भी हमने अम्बुश लगा के वहाँ पे वेट किया है। उसके अलावा फिर मेरी पोस्टिंग असम में रही है, वेस्ट बंगाल में। वहाँ पे इस तरह का सिचुएशन नहीं थी, बट असम वेस्ट बंगाल बॉर्डर में थोड़ी सिविल राइट्स की सिचुएशन थी, तो वहाँ सिविल क्राउड कंट्रोल करना, VIP एस्कॉर्ट्स करना, और गवर्नमेंट को जो कैलमिटीज़ होती हैं लाइक फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेना, इस तरह के भी हमने ऑपरेशन में काम किया है। फिर मेरी पोस्टिंग पंजाब के फिरोजपुर एरिया में भी रही है, वो भी एक सेंसिटिव एरिया है। वहाँ पे ऐसा फेस टू फेस एनकाउंटर कहीं नहीं हुआ, बट वहाँ से हम प्रैक्टिस के लिए, रिहर्सल्स के लिए, जो हमारी एंटी एयरक्राफ्ट गन है उनकी फायरिंग के लिए राजस्थान बॉर्डर जाते थे, वहाँ हम प्रैक्टिस करते थे। वहाँ से ऐसा जो आपने पूछा कि लर्निंग क्या थी, तो फ़ौज में सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे ऐसे, जब हम फील्ड में रहते हैं तो फ़ौज की एक कॉमरेडी होती है, भाईचारा, वो वहाँ समझ में आता है। पीस में भी होता है, बट वहाँ पे जो कि फ़ौजी का परिवार साथ नहीं होता, जो साथ में अपने कलीग हैं वही आपके दोस्त हैं, वही आपके यार हैं, वही आपके परिवार, वही आपकी सेवा करेंगे, वही आपका ख्याल रखेंगे, वही आपका खाना पूछेंगे, वही आपकी तबीयत ख़राब होगी तो आपको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे या आपका इलाज करेंगे। जब रात को ठंड होती है, एक कोई साथी एक गर्म चाय का प्याला दे देता है, तो वो इतनी इसको खुशी मिलती है उसके साथ बैठ के वो चाय का प्याला पी के। और उन जगहों पे जहाँ पे कम्युनिकेशन, मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, कहीं महीने 2 महीने में अगर आपके परिवार से कोई चिट्ठी आ जाए, तो छोटी छोटी खुशियाँ जो मिलती हैं वो एक मतलब उस समय इतनी बड़ी प्रतीत होती हैं कि आपको लगता है कि हाँ कोई है जो हमारा पीछे वेट कर रहा है। ऐसा फीलिंग मैं ऐसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता, बट क्योंकि मैं उस परिस्थिति से गुजरा हूँ तो मैं फील कर सकता हूँ, पर आपको उतना शब्दों में बयान करने में शायद मैं उतना समर्थ नहीं हो पाऊँगा। बट है, एक गर्व फील होता है। अब 24 साल सर्विस करने के बाद अभी मैंने रिटायरमेंट लिया है, बट स्टिल आई चेरिश ईच एंड एवरी मोमेंट जो वहाँ मैंने बिताया है, जो दोस्त मैंने आर्मी में बनाए हैं। अभी भी लगभग सभी से रेगुलरली बात होती रहती है। हम जब कभी किसी अपने पुराने दोस्त से मिलते हैं तो एक चमक आ जाती है चेहरे पे, आंखों में, बिकॉज जो हमने हार्डशिप शेयर की है, जो हमारा ट्रस्ट था एक दूसरे के प्रति, वो ऐसे नॉर्मल लाइफ में मिलना या उसके थ्रू गुजरना पॉसिबल नहीं है। ऐसे गाना बना होता है सर? गाना बना होता है। जैसे अगर रूटीन के बारे में बताऊं तो हम फौज में सुबह बहुत जल्दी होती है, भले रात को आप कभी भी सोए हो, लेकिन सुबह आपकी अगर समर सीज़न है तो 5:30 बजे आप ग्राउंड में होते हो फिजिकल ट्रेनिंग के लिए। विंटर से तो एज़ पर डे लाइट के हिसाब से, तो सुबह फिजिकल ट्रेनिंग, उसके बाद इक्विपमेंट में जो आपके इक्विपमेंट्स हैं उन पर ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, कुछ टेक्निकल एक्सरसाइज होती हैं, फील्ड एक्सरसाइज होती हैं। लोगों को लगता है कि फ़ौज में सिर्फ फायरिंग करना ही काम है। ऐसा नहीं है, वो दिखता है बट सिर्फ वही काम नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि फ़ौज अपने आप में एक संस्था है जो सब कुछ खुद ही मैनेज कर रही है, वो किसी पे और डिपेंडेंट नहीं है। तो इस तरह से फिर
जैसे आपने कहा गाना बजाना पार्टी, हाँ रिक्रेशनल टाइम होता है शाम के टाइम। फौज में अगर कोई काम नहीं है तो लोग म्यूज़िक सुनते हैं, टीवी देखते हैं, कभी कभी जैसे किसी की पोस्टिंग आ गई है, कोई रिटायरमेंट हो रहा है, उसका ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है, तो इन्जॉय भी करती है। जब होता है इन्जॉय तो फौज में बोलते हैं वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, तभी नेक्स्ट डे यू विल वर्क इवन हार्ड। ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ी कामयाबी इंडियन आर्मी के लिए, मतलब तीनों अपनी सेनाएं उनके लिए। उस दौरान आप कहाँ थे? ऑर्डर्स जब आए कि भाई ऐसा ऑपरेशन करना है, उसके अलावा उरी एक अटैक हुआ था, उसमें भी एक बड़ा ऑपरेशन ने इंडियन आर्मी ने किया। ऐसे ऑपरेशन जब उनको अंजाम दिया जाता है, वो प्लानिंग के हिसाब से और सबको ऑर्डर दिए जाते हैं कि फिर ये बटालियन है ये जाएगी, या उस एरिया के हिसाब से सब लोगों को डिप्लॉयमेंट होता है? देखिए, इंडियन आर्मी हमेशा अपने जो सेंसिटिव एरिया वहाँ तो हमेशा डिप्लॉयड रहती है, लेकिन जैसे कुछ फौज है, कुछ श्रीनगर जम्मू कश्मीर में कुछ डिप्लॉयड है, कुछ पंजाब के सेक्टर में डिप्लॉयड है, कुछ राजस्थान में डिप्लॉयड है, कुछ पीस एरियाज होते हैं जैसे साउथ में, वहाँ कोई हम किसी से बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं, जैसे फिजिकल बॉर्डर, मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं, वहाँ नेवी टेक केयर कर रही है, बट हम फिजिकल ग्राउंड बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पीस टाइम लोकेशंस हैं। मुंबई हो गया, जैसे गुजरात, अभी बड़ौदा में हम आज गुजरात में बैठे हैं, यहाँ पे यूनिट्स यहाँ भी पोस्टेड है, पर उनके जो ऑपरेशनल टास्क हैं कुछ राजस्थान में होंगे, कुछ गुजरात के जो पाकिस्तान बॉर्डर है वहाँ कच्छ की तरफ या कहीं और हो सकते हैं। बट जैसा कि आपने बोला कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर में कैसे जो उन्होंने जो सिविलियन टारगेट्स पे हमला किया, एक्चुअली उन्होंने देश को चुनौती दी, हमारे देश को, कि देखो हम तो अंदर घुस के मारे, तुम कुछ कर सकते हो। तो हमने भी सटीक अंजाम दिया, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी लॉन्ग आवर्स ऑफ सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस इनपुट्स, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग, आपकी रिहर्सल्स, आपकी फिर अगेन मैं कहना चाहूँगा जो नेशनल लीडरशिप है उनका विज़न क्या है, वो सबको अच्छे से करके शांत दिमाग से रणनीति बना के फिर ऐसी चीज़ों को अंजाम दिया गया। और हमने बहुत कैलिब्रेटेड और सोच समझ के अंजाम दिया। हमारा ये टारगेट था कि हमें सिर्फ उनके जो आतंकवादी लॉन्च पैड्स हैं या उनके ठिकाने हैं, या जो उनके इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस एसेट्स हैं, क्योंकि जब हमारी एयरफोर्स अंदर जाए हमें उनसे कोई काउंटर अटैक नहीं मिलना चाहिए। हमने उनको प्रॉपर्ली न्यूट्रलाइज़ किया, अपना उनके जो अड्डे थे आतंकवादियों के उनको डिस्ट्रॉय किया, न्यूट्रलाइज़ किया और सही सलामत वापस आए। बट ये किया तो हमने भी कुछ टाइम लिया, हमने इमीडिएटली ऐसा नहीं भावनाओं बह के नहीं कि आज पहलगाम अटैक हुआ और हमने शाम को अटैक लॉन्च कर दिया। सोच समझ के कैलिब्रेटेड और फोकस्ड होकर हमने इस चीज़ों को अंजाम दिया और पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से हमने सटीक जो ऑपरेशंस किए, जो हमने साइबर वॉरफेयर का इस्तेमाल किया, हमने एआई का इस्तेमाल किया, हमने ड्रोन्स वॉरफेयर का इस्तेमाल किया, हमने जो प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस ब्रह्मोस मिसाइल जो 10 मीटर की एक्यूरेसी में हमने उनके जो ठिकाने बर्बाद किए, पूरी दुनिया ने उसका लोहा माना। और आपको पता ही होगा, शायद सिविलियंस मतलब सिविल पब्लिक को पता है नहीं, बट पाकिस्तान को हमने उस 3-4 घंटे की एक्सरसाइज में घुटनों पर ला दिया। एक प्रश्न है, ये है कि परिवार से दूर रहना, और परिवार आपने बोला कि अभी बड़ौदा में है, आपकी पोस्टिंग अलग अलग जगहों पर 24 साल के अंदर हुई। परिवार का सपोर्ट कितना होता है? बिटिया याद करती है, घर के और लोग याद करते हैं कि पापा कब आओगे, भैया कब आओगे, ये जो फीलिंग है उसके बीच आपकी छुट्टियाँ तय हो गई कि मुझे जाना है, और उसी बीच कोई ऑपरेशन आ गया, आपको छुट्टियाँ कैंसिल हो गई, वो सिचुएशन में कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, फ़ौज की नौकरी का सबसे जो भावुक और जो भावनात्मक जो पहलू है वो यही है कि परिवार से दूर रहना पड़ता है। अगर आप फील्ड एरिया में हैं, तो अगर आप किसी पीस लोकेशन में हैं तो फैमिली रखने की जगह मिलती है, अकोमोडेशन होते हैं, आप साथ रह सकते हैं। बट अगर आप फील्ड एरिया में हैं जहाँ फैमिली अकोमोडेशन नहीं है, अलाउड नहीं है, सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे परिवार साथ नहीं है, तो ऑफकोर्स याद तो आती है। बट हमने चूज़ किया है इंडियन आर्मी को एज अ करियर, और उसमें हम ये कसम लेते हैं कि मिशन फर्स्ट, मैन ऑलवेज एंड सेल्फ एट लास्ट। सबसे पहले देश के लिए जो मिशन है वो हमारा सबसे सर्वोपरि है। उसके बाद जिन जवानों को मैं कमांड कर रहा हूँ, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, उनका वेलफेयर, उनकी ट्रेनिंग, वो सब मेरी जवाबदारी है। सबसे लास्ट में मेरा खुद का कंफर्ट, मेरा वेलफेयर आता है। तो सही बात है, जब आप ऐसी लोकेशन में होते हैं जहाँ कम्युनिकेशन नहीं है या आप जल्दी घर नहीं पहुँच सकते हैं। मेरी 2 बेटियाँ हैं, बेटियाँ फ़ोन करती हैं। अभी तो चलो ठीक है, वीडियो कॉल की फैसिलिटी आ गई है, पहले सब नहीं था। तब चिट्ठियों के माध्यम से बातचीत हो पाती थी, या हफ्ते में एक बार कहीं अगर फ़ोन जाके आप अपने हेडक्वार्टर में जाके कहीं जहाँ पे फ़ोन फैसिलिटी है वहाँ जाके बात कर पाए परिवार से, वैसा होता था। तो बहुत इमोशनल सिचुएशन होती है वो, जब आप
घर से आज बात हो पाई या घर का हालचाल मिल गया, आप अपने बच्चों को वीडियो कॉल पे बड़ा होता देखते हैं। माँ बाप की सेहत की जानकारी आप वीडियो कॉल से ले पाते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके परिवार में किसी की शादी हो, कोई त्यौहार हो, बट कोई आपकी छुट्टी भी तय होगी, लेकिन ऐसा कोई मिशन आ गया, कोई ऑपरेशन आ गया, कोई सेंसिटिव ऐसी कोई चीज़ हो गई जब आप नहीं जा पाते हैं, तो ऐसा कोई मलाल नहीं है। सेना हमें इसी बात की तनख्वाह भी दे रही है और इसी बात के लिए हमें ट्रेनिंग दी गई है। जैसे मैं हमेशा सबसे कहता हूँ युवाओं से कि आजकल तो जनरली फैमिलीज़ में एक ही बेटा या एक ही बेटी होती है। मैं भी अपने माँ बाप का एक ही बेटा हूँ, मेरी 2 बहनें, बट एक ही बेटा हूँ। तभी मेरे माँ बाप ने उन्होंने ये चूज़ किया कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँ। काफ़ी लोगों ने, मेरे परिवार के ही लोगों ने मेरी माँ से सवाल पूछा कि आपका एक ही बेटा है, उसको भी फ़ौज में भेज रहे हैं। मेरी माँ ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, आजकल सबके ही एक ही बेटे हो रहे हैं, तो कोई नहीं भेजेगा तो फ़ौज में जाएगा कौन, फिर कौन देश की रक्षा करेगा फिर। तो इस तरह से इमोशनल होता है परिवार से दूर रहना, सेपरेशन। बट जो मुझे सम्मान मिलता है, साथ साथ जो मैंने त्याग, संघर्ष और जो समर्पण देश के लिए, मैं ये कहना चाहूँगा हर एक फ़ौजी, चाहे वो जवान हो, जेसी हो, अफसर हो, उसके परिवार का, उसके माता पिता का, उसके बच्चों का भी उतना ही त्याग, अपना अपने हिस्से का उसको निभाना पड़ता है। हम जैसे बोल रहे हैं सेपरेशन, ऐसे उनका भी सेपरेशन। उनसे कोई नहीं पूछता कि आपको कैसा फील हो रहा है कि आपके पापा यहाँ नहीं है, या आपका बेटा यहाँ नहीं है, आपका भाई यहाँ नहीं है, आज रक्षाबंधन है, आप राखी नहीं बांध पा रहे हो, उसको कैसा फील हो रहा है। तो उनको भी इतना, जितना मुझे सम्मान मिलता है एज अ फौजी या किसी भी फौजी, वैसे परिवार को भी उतना सम्मान मिलना चाहिए जो मिलता है, बट और मिलना चाहिए। थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिल जाए समाज में तो बहुत एक गुडविल फील होता है। जैसे सपोज़ जब हम JNK में या अरुणाचल में थे, वहाँ जब हम किसी कॉन्वॉय से किसी गाड़ी में जा रहे हैं, छोटे बच्चे हमको सल्यूट करते थे तो दिल खुश हो जाता था। ऐसे कोई सिविलियन हमें बोल दे कि आपकी वजह से हम सुरक्षित हैं, तो बस जितना भी हमने त्याग, संघर्ष और जो सेपरेशन है ना, वो सब लगता है कि सार्थक है। तो उसने ऐसा बोल दिया कि आपकी वजह से हम सुरक्षित हैं, तो हमारी जो तपस्या है वो सफल हो गई, ऐसा फील होता है। बिल्कुल सर, आपके दिल के पास जो मेडल है सर, एक बार बताइए कि कौन कौन सी ये आपकी जो सिद्धियाँ है वो हमें बता सके और दर्शकों को भी पता चले कि आर्मी के अंदर किस तरह के सक्सेसफुल रहता है जब आपका करियर, और आप किस तरह से उसमें आगे बढ़ रहे हैं सर, प्लीज़। जैसे मैंने कहा कि आर्मी में मैंने 24 साल नौकरी करने के बाद अभी सेवानिवृत्ति ली है, तो आप ये देखें जैसे फर्स्ट वाला जो है सबसे, ये 9 ईयर 9 साल सर्विस होने के बाद ये मेडल मिलता है। अगर 9 साल आपने फौज में सक्सेसफुली निकाल दिए हैं तो आपको ये मेडल मिलेगा। नेक्स्ट वाला आपको 20 साल सर्विस होने के बाद लॉन्ग सर्विस मेडल बोलते हैं। अगर 20 साल सर्विस पूरी कर ली है तो आपको ये मेडल मिलता है सरकार की तरफ से। उसके बाद ये जो ब्लू वाला देख रहे हैं, ये आपका हाई एल्टीट्यूड का मेडल है। जहाँ भी ऊंची पहाड़ियाँ 9000 फीट और उससे ऊपर अगर आपने कहीं सर्व किया है तो आपको ये रिबन और ये मेडल लगाना ऑथराइज हो जाता है। सेम ऐसे ही ये ऑप रक्षक, और ये अगर आपने JNK में सर्व किया है या आपने अरुणाचल में सर्व किया है या आपने ऐसे सेंसिटिव एरिया में जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी हैं या खतरा ज़्यादा है, या गवर्नमेंट ने कोई ऐसा जैसे ऑपरेशन मेघदूत, इस तरह से ऑपरेशन कोई उस एरिया में नोटिफाइड किए हुए हैं, तो उस तरह से उसके मेडल भी मिलते हैं जो आप प्राउडली अपने चेस्ट पे वेयर कर सकते हैं। अभी ये मिनिएचर मेडल हैं बिकॉज मैं रिटायर हो गया हूँ, तो ये छोटे साइज़ के हैं, अदरवाइज जब यूनिफॉर्म में होते हैं तो उनका साइज़ बड़ा होता है। लेकिन सर आपकी साइज़ की बात हम कर रहे हैं, लेकिन आपने जो बात की देश के लिए वो बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि ये जिगर का टुकड़ा है आपके लिए। बिल्कुल, हम बहुत गर्व से इसको पहनते हैं, इसका सम्मान करते हैं। आज जो कुछ भी हमें जो कुछ सीखा है वो फ़ौज से सीखा है, और फ़ौज, मैं कहना चाहूँगा फ़ौज की ट्रेनिंग जब आप करते हैं तो ये एक डिसिप्लिन वे में आप सोल्जर बनकर निकलते हैं। जो एक डिसिप्लिन इंडिविजुअल होता है, एक मैन ऑफ कैरेक्टर होता है, उसमें कुछ उसके फोकस अप्रोच होती है, कुछ मिशन होता है, एक लीडरशिप ट्रेट्स डेवलप होते हैं, और आप हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में देखते हैं, और आप कभी हार मानना नहीं सीखते, हमेशा मोटिवेट रहना सीखते हैं। सर कभी ऐसा हुआ कि आँख में से आंसू आ गए ऐसी सिचुएशन में? कभी इतना खुश हो गए जैसे कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की, और कभी इतना सैड हो गए कि भाई ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ? ऐसे 3 ऐसी चीज़ें कौन सी आपके इस 24 साल के करियर में, और आप आज भी यहाँ बैठे और उनको याद करके ऐसा बोले कि यार ये मैंने कर दिया हुआ था मेरे 24 साल के करियर में, तो बड़ी बात हो जाती? जिससे सबसे बड़ा जो इमोशनल जो चीज़ है, जिससे मेरे फौज ज्वाइन करना मेरे पापा का ड्रीम था। तो जब मैं IMA में ट्रेनिंग कर रहा था, बस लास्ट के 2 सेमेस्टर 2 टर्म बचे थे जो 6-6 महीने के टर्म होते हैं। जब मैं सेकंड लास्ट टर्म में था, सडनली मेरे फादर एक्सपायर हो गए कुछ मेडिकल इलनेस की वजह से। उनका बहुत ड्रीम था कि वो जब आप अकेडमी में ट्रेनिंग पूरी करते हैं तो आपके पेरेंट्स आके आपको शोल्डर पे पिपिंग करते हैं, स्टार्स लगाते हैं, पेरेंट्स जाते हैं या आपके रिलेटिव जाते हैं।
फादर की बहुत इच्छा थी। उनका ये था कि जब मेरा बेटा कमीशन होकर स्टाल लगा के आएगा तो पूरे मैं परिवार में, पूरे मोहल्ले में, और मेरे फादर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक क्लर्क के तौर पर थे, तो पूरे फैक्ट्री में मिठाई बांटूंगा। उनका वो सपना था। बट लकीली भगवान को शायद तो नहीं मंजूर था, उन्होंने जल्दी छोड़ के चले गए। तो उस समय मैं बहुत इमोशनल हो गया था कि उनकी इच्छा थी मुझे देखना एज एन ऑफिसर, वो नहीं देख पाए। बट जहाँ भी होंगे आज उनके आशीर्वाद से ही यहाँ तक पहुँचे हैं। બિલકુલ, તો આ હતા દીપક સર, જેમણે પોતાની આખી જે 24 વર્ષનું તેમનો કાર્યકાળ હતો એના વિશે વાત કરી. અને જેટલા પણ લોકો આ કાર્યક્રમને જોઈ રહ્યા છે અથવા તો તેમણે આખો કાર્યક્રમ જોયો, એના અંદરથી એટલું ચોક્કસ શીખવા મળ્યું હશે કે સફળતા એમને મળતી નથી. સફળતા માટે સતત સંઘર્ષ કરવો પડે. એ પછી તમે સેનામાં હો, એ તમે પછી કોઈ તમારી પ્રોફાઇલમાં હો, અથવા તો કોઈ તમારા બિઝનેસની અંદર હો, પણ પરિશ્રમ એ જ પરિણામ તરફ જ્યારે આગળ વધે ત્યારે સતત તમે એની પાછળ મહેનત કરતા રહો. સર, આપ અમારી સાથે જોડાયા અને આ ચર્ચામાં ભાગ લીધો, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ફરી મળીશું એક નવા વ્યક્તિ વિશેષ સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.